Hello students, myself Ganesh Chauhan, Senior Botany Faculty, CLC सीकर राजस्थान। ओके, हम लोगों ने अभी 7th लेक्चर स्टडी किया है, मीन्स 8th लेक्चर स्टडी किया है। अब हम 9th लेक्चर की स्टडी करेंगे जो साइटोलॉजी में स्टडी किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने स्टडी किया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम को कंबाइंडली स्टडी किया है। अब हम जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं हैं उनकी बात करेंगे। उसमें सेल ऑर्गेनेल थे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम। तो हम आज स्टडीज़ कर रहे हैं स्टार्ट प्लास्टिड, लवक। एक बात अच्छे से समझ लें, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली देते हैं, तो आप अपने आप में इसे ऐसे मान के चलें कि क्लोरोप्लास्ट की स्टडी, प्लास्टिड की स्टडी अपने आप में एक लेसन है। ये कन्फर्मली एक क्वेश्चन हर साल देता है, और इसे अगर अच्छे से स्टडी भी करते हैं तो फिर हमें क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। फोटोसिंथेसिस बड़े आराम से हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो लवक की स्टार्टिंग करते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब लवक। इसका एक एक शब्द समझना है। ये एक से ज़्यादा लेक्चर में डिस्क्राइब होगा। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है ये प्लास्टिड या लवक। तो प्लास्टिड क्या होता है? तो कह सकते हैं कि यह दो झिल्लियों से आवृत ये माइक्रो नहीं है, मैक्रो सेल ऑर्गेनेल है। दीर्घ कोशिकांग है, बड़ा कोशिकांग है। इसकी उपस्थिति पादप कोशिका में होती है। लेकिन यह जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, में अनुपस्थित होता है। अच्छा,
हायर प्लांट में भी फ्लोएम की सीप ट्यूब में नहीं होता। अच्छा, एक्सेप्शन मान सकते हो, अपवाद मान सकते हो। तो एक्सेप्शन के तौर पर फ्लोएम की चालनी नलिका में नहीं है, लेकिन जंतुओं में है। और वो भी कौन सा जंतु? यूग्लिना। तो हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। अपवाद, फ्लोएम की चालनी नलिका में उपस्थित है यूग्लिना, अनुपस्थित। यूग्लिना कौन है? जंतु में उपस्थित। यूग्लिना जंतु है लेकिन उसमें है, लेकिन फ्लोएम प्लांट है, उसमें नहीं है। ये इसकी प्रेजेंस की बात हो गई। अब बड़ा खास एस्पेक्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और वो खास एस्पेक्ट ये है कि लवक एक सिंपल साइंटिस्ट हुए के द्वारा खोजे गए। ऐसे तथा लवक अर्धश्वसासी इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस अर्धश्वसासी तथा सहजीवी सिम्बायोसिस प्रकार के होते हैं। याद रहे, हमें ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से समझना है कि अर्धश्वसासी का क्या मतलब है और सहजीवी का क्या मतलब है। ये दोनों शब्द एनसीईआरटी में सीधे सीधे एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन पीएमटी में क्वेश्चन अक्सर आ रहा है इन पर, दोनों शब्दों पर। अर्धश्वसासी का मतलब क्या होता है? अर्धश्वसासी का मतलब होता है कि जिस पर कुछ खुद का नियंत्रण हो लेकिन संपूर्ण नियंत्रण न हो। तो अर्धश्वसासी के लिए हम बात मान सकते हैं ये कि लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में स्वयं का डीएनए है, स्वयं के आरएनए हैं, स्वयं के 70S राइबोसोम हैं। अतः ये अपनी आवश्यकता अनुसार ज़रूरत के हिसाब से ग्लूकोज बना सकते हैं और एंजाइम बना सकते हैं प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया से। लेकिन उसके बावजूद इन्हें कुछ एंजाइम निर्माण के लिए केंद्रक के डीएनए पर निर्भरता प्रदर्शित करनी होती है, दर्शानी पड़ती है। जैसे स्टूडेंट की ही बात करी जाए, स्टूडेंट स्वशासी नहीं होते हैं, वो अर्धस्वशासी होते हैं। स्वशासी उनके पेरेंट्स होते हैं,
वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट नॉर्मली हर फील्ड में अपना डिसीजन नहीं ले सकता। उसे हर डिसीजन के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि सेल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन लवक स्वतंत्र नहीं है। उसे सेल के अंदर रहना पड़ता है और केंद्रक का जो डीएनए है, न्यूक्लियस है, उस पर निर्भरता प्रदर्शित करनी होती है। तो हम दोनों को अलग अलग व्याख्या करेंगे। यह सेमी ऑटोनॉमस इसलिए माने गए हैं क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अतः यह कोशिका में प्रोटीन मतलब एंजाइम तथा ग्लूकोज निर्मित कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम के लिए केंद्रक पर निर्भर होते हैं। तो ये तो क्या हो गई, अर्धस्वशासी नेचर। ऐसा ही नेचर माइटोकॉन्ड्रिया का भी है। तो ध्यान रहे, इस शब्द को हमें अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद में हम कह सकते हैं यह कोशिका को भोजन प्रदान करते हैं तथा बदले में रहने के लिए स्थान, सुरक्षित स्थान एवं केंद्रक डीएनए से मदद प्राप्त करते हैं। अतः सहजीवी माने जाते हैं।
फिर से समझ लो, सहजीवी का मतलब होता है दो जीव हैं या दो कोई संरचना हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, तो वो सहजीवी होते हैं। जैसे आप डिफरेंट स्टडी की होगी, जैसे लाइकेन है, लाइकेन में शैवाल और कवक एक दूसरे की मदद करते हैं, ये एक सहजीवी संबंध है ना। तो वैसे ही सहजीवी संबंध अपन यहाँ पर भी देखते हैं। कोशिका को ये भोजन प्रदान करते हैं और बदले में रहने के लिए सुरक्षित स्थान और कुछ एंजाइम निर्माण के लिए ये सेंट्रल डीएनए से मदद प्राप्त करते हैं, मदद हासिल करते हैं। अतः ये सहजीवी है। सेमी ऑटोनोमस क्यों हैं? क्योंकि इन्हें अगर कोशिका से बाहर कर दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह सकते। इन्हें जीवित रहने के लिए कोशिका के अंदर ही रहना होगा। मतलब ये कि इनके पास स्वयं का डीएनए है, नो डाउट, आरएनए है, डिफरेंट टाइप के एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, आगे आप समझोगे। 70S राइबोसोम है, हम इसी साइटोलॉजी में इन पर भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये तीनों चीज़ों का होने का मतलब है कि एक संरचना प्रोटीन बना सकती है। प्रोटीन बनाने का मतलब ये हुआ कि वो एंजाइम बना सकती है। एंजाइम बनाने का मतलब ये हुआ कि वो एक उपापचय क्रिया को संपन्न कर सकती है, अपने आप को जिंदा रख सकती है। तो जब इसके पास ये तीनों ही संरचनाएं हैं तो फिर वो अपने एंजाइम भी बना सकती है और अपने लिए ग्लूकोज का भी निर्माण कर सकती है। अतः ये सेमी ऑटोनोमस है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे कहीं ना कहीं सेल पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब हम बात करने चाह रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये नेक्स्ट कंसेप्ट वो ये कि कहा जाता है, एक हीकल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लवक को 3 प्रकारों में बांटा है। तो लवक के प्रकार, ये लवक 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होगा अवर्णीय लवक। दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट। वर्णीय लवक। अच्छा, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। इसे हम कह सकते हैं हरित लवक। अब हम, अच्छा यहाँ एक बड़ी बात है, ल्यूकोप्लास्ट। एक बात समझ लो, प्लांट की कोई भी सेल, चाहे वो एक संग्रहित भोज्य पदार्थ हो, आलू हो या जड़ हो या पत्ती हो या तना हो, बशर्ते कि वो जीवित होना चाहिए, उन सब में लवक किसी न किसी रूप में जरूर पाया जाएगा। जैसे पत्तियां हरी होती हैं तो वहाँ हरित लवक होता है। जैसे पुष्प है, पुष्प के जो दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो रंगीन होते हैं, पके फल रंगीन होते हैं, तो उनमें वर्णीय लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। आलू नॉर्मली रंगहीन होता है तो उसमें अवर्णीय लवक है। तो जहाँ रंग नहीं है, अवर्णीय लवक होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। कायदे से इस जगह भोजन का संग्रह होता है। और जहाँ पर रंगीन भाग होता है
वहाँ क्रोमोप्लास्ट होता है, हरा रंग होता है वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम सबसे पहले प्लास्टिड की, अच्छा ये प्लास्टिड एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ऑल प्लास्टिड आर इंटरकन्वर्जेबल, ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे आलू है, आलू में अवर्णीय लवक है, लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति होती है या इन पर प्रकाश पहुंचता है तो यही आलू हरे रंग के धब्बे नुमा संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहाँ क्या हुआ, अवर्णीय लवक हरित लवक में बदल गया। कच्चे जो फल होते हैं, जैसे मिर्ची ले लो, वो बाद में लाल हो जाती है। आम है, पहले हरे होते हैं, उसके बाद में वो पीले हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हरित लवक वर्णीय लवक में बदल रहा है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट। तो ये एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लवक एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। दे आर चेंजेबल विथ ईच अदर। लेकिन यहाँ एक खास बात, अधिकांशतः प्लांट के केस में ये देखा जाता है कि जो वो वर्णीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट वो नॉर्मली दोबारा से चेंज नहीं होता, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे हम लोग देखें नीम की पत्ती या फिर गुलाब के पौधे को ध्यान से देखना, उसकी जो नई पत्ती होती है वो चॉकलेटी ब्राउन कलर की होती है, कुछ दिनों बाद वो हरी हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्णीय लवक हरित लवक में भी बदलता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि वर्णीय लवक को सबसे ज़्यादा विकसित स्वरूप माना गया है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट को सबसे लोअर मोस्ट स्वरूप माना गया है। अब हम एक एक की बात करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे अवर्णीय लवक, या कहें तो ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा जी, इनमें रंग नहीं है, तो कह सकते हैं यह रंगहीन भोजन संग्राहक होते हैं। भोजन संग्रह करेंगे। अब भोजन संग्रह क्या, भोजन संग्रह तीन तरीके से होता है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह, वसा का संग्रह और प्रोटीन का संग्रह। तो तीन तरीके के भोज्य पदार्थ हो गए जिनका संग्रह करना है। तो फिर ये अवर्णीय लवक तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला, फर्स्ट इसका स्वरूप होगा एमाइलोप्लास्ट। कह सकते हो इसमें कार्बोहाइड्रेट संग्रह होता है। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि ये वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रियाएं संपन्न होंगी। जैसे करके हम लिख सकते हैं, जैसे गेहूँ मतलब अनाज, आलू
केला, शकरकंद आदि, इनमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट हमें देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि इसमें अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अब दूसरा जो टाइप होगा वो है इलाइयोप्लास्ट। इलाइयोप्लास्ट, इसे हम कह सकते हैं वसीय लवक। वसीय लवक शब्द से ही मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें वसा का संग्रह होने जा रहा है। वसीय लवक, इनमें वसीय या वसा का संग्रह होता है। वसा का संग्रह होता है, जैसे नारियल, मूंगफली, सरसों, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनसे ऑयल, तेल उत्पादित बीज, सरल भाषा में ये लिख लो। इलाइयोप्लास्ट वहाँ पाया जाएगा जहाँ वसीय पदार्थों का संग्रह हुआ। तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, इसे हम कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, इस जगह ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में यहाँ तो नहीं है इनका डिस्क्रिप्शन, लेकिन जब हम मोनोकॉट के सीड पढ़ते हैं तो वहाँ एलेरोन लेयर की बात आती है और सबसे ज़्यादा एल्यूरोप्लास्ट पर क्वेश्चन भी बनता है। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें अभी से बात को समझें इनसे रिलेटेड। तो लिखेंगे इनमें प्रोटीन उपापचय एवं संग्रह का कार्य होता है। संग्रह एवं उपापचय क्रिया होती है। तो ये होंगे कहाँ? जैसे दालें, जितनी भी दालें होती हैं उन सब में प्रोटीन अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, रिचेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है सोयाबीन में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मक्के में जो एंडोस्पर्म होता है, मक्के के बीज को एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, 11th की एनसीईआरटी में, तो मक्के के बीज के जो एंडोस्पर्म, उसके ऊपर एक परत है, एक लेयर है, उससे हम एलेरोन लेयर कहते हैं। उसमें भी प्रोटीन का संग्रह होता है। तो हम खास तौर से इस बात को समझें, मक्के के बीज में एंडोस्पर्म, इसे कहते हैं भ्रूणपोष की बाहरी
सतह पर यह एल्यूरॉन परत के रूप में होती है। ऐसे ये काफ़ी खास है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट में इतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है। ल्यूकोप्लास्ट यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम इसके अगले लवक में चलते हैं जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णीय लवक कहा गया है। दुनिया में रंग प्लांट के जरिए सबसे पहले डेवलप किए गए। यूजलेस नहीं है कलर का होना। प्लांट ने सोची समझी रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत रंगों को विकसित किया। पुष्प रंगीन किए, इससे कीटों को आकर्षित किया और परागन की प्रक्रिया को संपन्न कराया। फलों को रंगीन बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, आकर्षक बनाया। किस लिए? जिससे कि जंतु आकर्षित हों, जंतु दूर से देख पाएं और बीजों के वितरण की प्रक्रिया को संपन्न करें। तो रंगों को खास तौर से प्लांट के केस में दो ही महत्वपूर्ण वजह बताई गई हैं। आकर्षण, जंतुओं का आकर्षण या फिर कीटों का आकर्षण। तो अगला लवक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णीय लवक। वर्णीय लवक इसका मतलब क्या हुआ? यह पौधों के रंगीन कलर्ड भागों में पाया जाता है। भागों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? पुष्पों के पेटल कीटों को आकर्षित कर परागण संपन्न करते हैं। जबकि फलों के रूप में जंतुओं को आकर्षित कर फलों के वितरण, फलों के बीजों का वितरण संपन्न कराते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि
पुष्पों में या पौधों के विभिन्न भागों में रंग आते कैसे? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा गया है पौधों में रंग कलर कैरोटीनॉइड द्वारा उत्पन्न होता है। ये एनसीईआरटी में लाइन है, जो वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। कैरोटीन में दो तरीके की सब्सटेंस होता है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन ऑरेंज कलर का है, जेंथोफिल पीले रंग का होता है। और इससे कहा जाता है कि ये कैरोटीनॉइड पौधों में विभिन्न रंगों को विकसित करते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और पिगमेंट है, उस पर सबसे ज़्यादा आता है। तो कहा जाता है एंथोसायनिन नीले रंग का जल में घुलनशील, इसे याद रखना, जल में घुलनशील तथा रस रिक्तिका में संग्रहित होने वाला वर्णक है, जो पौधों में रंगों को उत्पन्न करता है। इसके लिए एक और बड़ी खास बात है, यह अलग पीएच पर अपना रंग बदल सकता है। ओके, इसका सीधा डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं है एंथोसायनिन का, लेकिन हमारे लिए काफ़ी खास है, तो हमें ये पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। अब हम कुछ खास वर्णकों की बात बताते हैं जो खास है, पीएमटी में क्वेश्चन बन जाते हैं। इन वर्णकों के अलावा भी पौधों के विभिन्न भागों में रंग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉटनिकल नाम भी बनते हैं। जैसे टमाटर, ये पीएमटी में आ चुका है, का लाल रंग, लाइकोपीन, द्वारा उत्पन्न होता है। लो, इसके बाद में मिर्ची, कैप्सिकन, मिर्च, कैप्सिकन
एनम बॉटनिकल नाम। का लाल रंग कैप्सिकेन वर्णक द्वारा उत्पन्न होता है। मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक पहलू ऐड करूँ कि ज़्यादातर प्लांट के जो बॉटनिकल नाम है वो एक्चुअली उनके पिगमेंट के बेसिस पर हैं, उनके वर्णकों के बेसिस पर हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से, इसलिए टमाटर का जो बॉटनिकल नाम है वो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। यहाँ लिख देता हूँ लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम ये बॉटनिकल नाम है। इसके अलावा बीटेनिन के कारण ही बीटरूट चुकंदर का रंग आता है, चुकंदर के लाल रंग दर्शाता है। जी जेंथोल मक्के में पाया जाता है और इस वजह से मक्के का जो बॉटनिकल नाम है वो जिया मेज है। ऐसे ही कैरेट मतलब गाजर का जो लाल रंग है वो कैरोटीन की वजह से है। ऐसे वर्णकों के आधार पर ही इनके बॉटनिकल नाम लिखे जाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने दो लवकों को स्टडी किया है, एक है अवर्णीय लवक और दूसरा है वर्णीय लवक। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरित लवक। तीसरा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक। ऐसे क्लोरोप्लास्ट की खास बात क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी डिटेल स्टडी एनसीईआरटी ने भी दी है। ठीक है, इनके लिए कहा जाता है यह पौधों के सभी हरे भागों में पाए जाते हैं। इनमें एक्चुअली क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से हमें पत्तियों का या पौधों के अन्य भागों का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। तो लिख सकते हैं इनमें उपस्थित क्लोरोफिल इन्हें हरा रंग प्रदान करता है। ऐसे प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्लोरोप्लास्ट है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लवक है वो यही है ना, डबल मेम्ब्रेन से आवृत है, बड़ा है और इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कोशिका के बाहरी सरफेस पर पाई जाती है। अब हम और देखें, अब इनकी उपस्थिति की बात एक बार हो जाए। उपस्थिति
प्रेजेंस, यह उच्च वर्गीय पौधों में उपस्थित, उच्च वर्गीय पौधों, उसके बाद में युगलीना में उपस्थित, कहाँ नहीं है लेकिन कवक प्लांट होने के बावजूद, कवक जंतु प्रोकैरियोट में अनुपस्थित। अब इनकी संख्या की बात हो जाए, संख्या, कहाँ कितनी संख्या क्लोरोप्लास्ट की पाई जाती है? एक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट, कहाँ होगा? ये है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। दूसरी बात करी जाए, एक कोशिका में ट्वेंटी टू 40 क्लोरोप्लास्ट, या कहें तो हरित लवक, ये होंगे पत्तियों की जो पर्ण मध्योतक है वहाँ। तो ये हैं पत्तियों की पर्ण मध्योतक, यानी कि मीजोफिल। मीजोफिल कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 तक हो सकती है। ठीक है, इसके बाद भी एक जिग्नीमा होता है। जिग्नीमा में 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जिग्नीमा सवाल है में प्रत्येक कोशिका 2 क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। होती है। तो इस तरीके से इनकी संख्या की बात है। अब एक लास्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की आकृति या हरित लवक की आकृति। जैसे क्लेमाइडोमोनास कप शेप, क्लेमाइडोमोनास, इसमें होगा कप आकृति।
अगर एक बार डायग्राम से ही बात को समझ जाएं तो हम बड़े आराम से इसे दिमाग में रख सकते हैं। ये है क्लोमाइडोमोनास लाइक से। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन है वो ऐसे कप शेप होती है, ऐसे इस तरीके से, बीच में न्यूक्लियस है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट कप शेप। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद में हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोरेला, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इसमें होगा सर्पिलाकार। सर्पिलाकार क्या का मतलब क्या? ये एक सेल है स्पाइरोगायरा की, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ऐसे सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे इनमें पायरिनॉइड भी पाए जाते हैं। तो ये सर्पिलाकार हो जाता है। अब एक और देख लेते हैं, वो है यूलोथ्रिक्स। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो है मेखलाकार। अगर ये सेल है, या हॉर्सो शेप भी से कह देते हैं, तो यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कुछ इस तरीके से मेखलाकार। अब इसके बाद में एक जालिकावत होता है। तो जालिकावत क्लोरोप्लास्ट की जो प्रेजेंस है वो हमें मिलती है ऊडोगोनियम। नो डाउट ये समझने की ज़रूरत है। ऊडोगोनियम ये इसलिए भी खास है क्योंकि आगे चल के जब डाइवर्सिटी आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो जालिकावत मतलब रेटिकुलेट हरित लवक। ये इसको कैसे बनाओगे? सिंपली ऐसे। ये एक क्लेमाइडोमोनास की सेल है और इस क्लेमाइडोमोनास में ऐसे जाल सा होता है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। जालिकावत, या हम कहें सिंपली ये है कौन? ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम का मतलब क्या? एक शैवाल। कैसी? हरी शैवाल। इसमें इनकी आकृति है। तो हमने अभी इनकी प्रेजेंस की बात करी है, क्लोरोप्लास्ट के टाइप की बात करी है। अब जो फर्दर स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। हम एक लेक्चर में इसे ख़त्म नहीं कर सकते। अभी इसकी स्ट्रक्चर बाकी है। स्ट्रक्चर की अच्छी खासी डिटेल है जो आप पढ़ें। उसके बाद में केमिकल कंपोजिशन है, इनका ओरिजिन है, इनके फंक्शन हैं। ये सारी जो स्टडी है, डिस्कशन है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।